तो ये प्रॉब्लम आता है, और ये प्रॉब्लम ऐसा होता है, मेलिंग याद रखें, मेल प्रोसेस ब्लॉक नहीं होना चाहिए, नो मैटर व्हाट हैपेंस। कंपनी या तो एक्सचेंज यूज ही नहीं कर रही होगी, और अगर कर रही है तो उसकी प्रोडक्शन डिपेंडेंट है एक्सचेंज, आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सचेंज का बंद होना, स्टॉप होना मेल का। अच्छा जी, प्रोग्राम फाइल्स में जाएं। प्रोग्राम फाइल्स में आपको नजर आएगा माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज सर्वर और ये V14 तमाम पार्ट डेटाबेस। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लोकेशन आपने चेक करनी है ना डेटाबेस में। ये है प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, डेटाबेस पाथ नजर आ रहा है, तो यहाँ से पाथ देखें, ठीक है। उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस की प्रॉपर्टी से पाथ देखें। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका डेटाबेस किस में जा रहा है, इस कंटेनर मेल बॉक्स कंटेनर। यहाँ से मालूम होना चाहिए, वहाँ से देख लें, हो सकता है आपने लोकेशन चेंज की हो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। ये आपके सामने डेटाबेस है, मेल बॉक्स डेटाबेस 214286397 ये यहाँ देख सकते हैं 214286397, ठीक है। इस नाम का कंटेनर उधर मौजूद है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके डेटाबेस। अब पहले ये याद रखें, एक्सचेंज 2003 तक डेटाबेस की दो फाइलें होती थी, एक होती थी EDB और एक होती थी STM, ये दो फाइल्स बनती थी। एक्सचेंज 2003 तक जो भी डेटाबेस आप क्रिएट करते थे ना, लाइक आपने एक डेटाबेस क्रिएट की जिसका नाम है टेस्ट, दो फाइलें बन जाएंगी, test.edb, test.stm। लेकिन ये बात है कब तक, एक्सचेंज 2003, एक्सचेंज 2000, उससे पहले आई डोंट नो क्या होगा, इतनी हिस्ट्री आपको नहीं भी चाहिए। STM इसमें जाती थी स्ट्रीमिंग फाइल, आपने एक ईमेल आपको आई है, आपके फ्रेंड ने भेजी है, तो जैसे ही आप ईमेल ओपन करते हैं बैकग्राउंड में सॉन्ग चल जाता है। अब टेक्स्ट गया है EDB में, और वो जो सॉन्ग चल रहा है स्ट्रीमिंग में लिया, वो कहाँ गया है, STM। लेकिन ये इनसेपरेबल होती है, वो जो आप मेल रीड कर रहे हैं उसका कंटेंट दो जगहों से आ रहा है, तो क्या परफॉर्मेंस कट डाउन नहीं होगी, परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज 2007 में क्या किया, STM को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब सिर्फ क्या है, EDB। एक्सचेंज 2010 में भी और 7 में भी, दोनों में आपको सिर्फ कौन सी फाइल मिलेगी, EDB। डेटाबेस की सिर्फ एक फाइल है EDB। पॉइंट क्लियर होता है। एक्सचेंज 2007 और 2010 इनमें आपके पास सिर्फ एक फाइल है .edb, ठीक है, बात क्लियर है। तो बोले जरा इससे, ये मेल बॉक्स डेटाबेस 214286397.edb नजर आ रही है, ठीक है। ये है डेटाबेस फाइल, और ये जो लॉग फाइल आपको इतनी सारी नजर आ रही है, इसलिए है क्योंकि पहले लॉग फाइल थी बड़ी, एक्सचेंज 2007 तक, क्योंकि पूरे स्टोरेज ग्रुप की एक लॉग फाइल होती थी ना जिसके अंदर एक से ज्यादा स्टोरेज। पहले लॉग फाइल का साइज होता था 5 MB, अब लॉग फाइल का साइज है 1 MB। ये आपको नजर आ रहा है 1 MB। और वही DHCP वाली कहानी है कि जो अपने यूज में रखेगा उसका नाम क्या है, E00। जब ये फुल हो जाएगा तो इसे रीनेम कर देगा, और नई जो बनाएगा उसका नाम क्या रखेगा, E00। और चेक पॉइंट फाइल किस लिए है, जो बताएगी कि कौन सी ट्रांजैक्शंस कमिट हो गई हैं और कौन सी कमिट नहीं हुई। वही डिस्कशन जो हमने DHCP में भी की थी, DHCP बात समझ में आ रही है। तो E00 भी, और ये क्या है, ये प्रीवियस लॉग फाइल, और इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है क्या है, रिजर्व लॉग फाइल। अगर बुरा वक्त आ जाए, 1 MB भी स्पेस नहीं है तो उसको भी नहीं यूज करते, ठीक है। तो ये इसकी डेटाबेस फाइल्स बन रही हैं, और जब भी आप कोई स्टोर बनाते हैं याद रखिएगा उस स्टोर की फाइल्स उस वक्त क्रिएट होती हैं जब आप उसे माउंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू स्टोर बनाऊं, इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट, और मैं कहता हूँ इस सर्वर पे इसकी कॉपी होस्ट करो, सर्वर 1 पे अभी आ जाता है। अगर हमें सिर्फ बैकअप लेना हो डेटाबेस का, तो हम सिर्फ ये EDB फाइल डालें या ब्लॉक के सिर्फ EDB उठा लेकिन इस तरह बैकअप लेते हैं, ये मेरा ये इसको कहते हैं हार्ड पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल हो जाती है 100% रिकवरी, आप पूरा स्टोर डिलीट करके रिकवर। ये ना जी, ये डेटाबेस और लॉग फाइल की बात आ गया। ये क्या लिखा हुआ है,
माउंट दिस डेटाबेस। मैं इसे अनचेक कर, मैंने इसको अनचेक कर दिया है। वैसे इसने टेस्ट का फोल्डर बनाया है मेल बॉक्स फोल्डर के अंदर, ये बात याद रखनी है। माउंट का मतलब है कि डेटाबेस आपने ऑनलाइन कर दी, और डिसमाउंट का मतलब है कि इसे ऑनलाइन अभी नहीं किया। ये देख रहे हैं एरो डाउनवर्ड्स है। अभी अगर मैं इधर जाता हूँ और मेल बॉक्स में जाता हूँ तो ये टेस्ट का फोल्डर है, लेकिन ये एम्प्टी होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि आपने डेटाबेस को अभी ऑनलाइन नहीं किया। तो इसे ऑनलाइन करें। मैं एक्सचेंज में जाके राइट क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? माउंट डेटाबेस। ये मैंने माउंट किया और आप देख लो ये सारा काम कहाँ हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन मेल बॉक्स। कुछ भी नहीं होगा यहाँ से जाकर, यहाँ से सिर्फ व्यू होता है। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मेल बॉक्स में जाके आप जस्ट व्यू करते हैं और कुछ भी नहीं होता। अगर अभी मैं वहाँ जाके देखूँ टेस्ट मुझे डिस्प्ले होगा, टेस्ट की प्रॉपर्टीज में मुझे कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आप जाके देखें, ये देखें फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। कौन कौन सी फाइल बनी? E01, क्योंकि पहला जो स्टोर था उसकी E00 थी, तो दूसरे की E01 बनी। ठीक है, उसके बाद test.edb डेटाबेस फाइल, चेक पॉइंट फाइल। बात समझ में आती है? तो ये बेसिकली डेटाबेस की क्रिएशन है। और ये देखें सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मेल बॉक्स में अगर मैं टेस्ट की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो मेरे पास कोई भी कंट्रोल अवेलेबल नहीं है। जी हाँ सर, आप अपनी डेटाबेस फाइल जो है वो शेयर्ड पीसी पे भी रख सकते हैं? नहीं, रिमोट पीसी पे आप नहीं रख सकते। डेटाबेस लोकली स्टोर। तो ये हम इसे बना रहे हैं लोड बैलेंसिंग, यानी स्पेस को मतलब एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बना। नहीं, हमने मल्टीपल स्टोर क्यों बनाए? आप ये पूछ रहे हैं। मल्टीपल स्टोर्स भी बनाए। क्वेश्चन समझ में आया? मल्टीपल स्टोर क्यों क्रिएट किए? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टोर लेवल पे कंट्रोल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशन लगा दी कि स्टोर जो है इसमें जितने भी मेल बॉक्स, स्टोर के अंदर क्या आ रहा है? मेल बॉक्सेस। मेल बॉक्स स्टोर है ना, तो इसके अंदर मेल बॉक्सेस। तो मैंने कंडीशन लगाई है। क्या कंडीशन लगाई है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने साइज पे सेंड मेल रोक लो, कितने साइज पे रिसीव मेल रोक लो। ये देखें प्रोहिबिट सेंड, इशू वार्निंग, प्रोहिबिट सेंड एंड रिसीव। इतने साइज पे वार्निंग इशू करो, इतने साइज पे सेंड जो है वो ब्लॉक कर दो, और इतने साइज पे सेंड और रिसीव दोनों ब्लॉक कर दो। अब कंपनी में डाटा एंट्री वर्कर्स होंगे, उन पे सेपरेट कंडीशन आपने लगानी है। ठीक है, स्टाफ मेंबर पे सेपरेट कंडीशन लगानी है। क्या क्या? और ये मैंने आपको एक चीज बताई है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टोर लेवल पे कंट्रोल होती है। ठीक है, समटाइम ये होता है कि एक स्टोर ऐसा होता है जिसमें खाली एक मेल बॉक्स पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल info@forward.com, इन्फो का जो कंपनी का अकाउंट होता है ना, उस पर 24 आवर्स मेल ड्रॉप हो रही है, 24 घंटे। और वो मेल इतनी इंपॉर्टेंट होती है। कॉर्बेट में भी मैं आपको बताता हूँ, कॉर्बेट का बताता हूँ मैं आपको। लेट्स से हमारे पास कोई मेल आती है कि जी ये ट्रेनिंग जो है हमें करवा दें, उसकी कोटेशन बना के उन्हें सेंड कर देते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स में अप्रूवल आता है, 4 मंथ्स बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। 4 मंथ्स बाद वो अप्रूव करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये आपने कोड किया था। अब हमें तो याद ही नहीं होगा उसको कि हमने क्या कोड किया था, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है वो 3 मंथ्स बैक है। तो 3 मंथ्स पहले की ईमेल जो है वो रिकॉल करनी पड़ेगी। इसका मतलब है इन्फो के अकाउंट की जो ईमेल है वो डिलीट भी हो जाए, उनका कोई ना कोई बैकअप या कोई प्रोसीजर होना चाहिए। तो क्यों ना मैं स्टोर लेवल पे ही बता दूं, स्टोर लेवल पे ये चीज कॉन्फ़िगर कर दूं कि इस स्टोर में जितने भी मेल बॉक्सेस हैं उनकी ईमेल डिलीट ना हो, या उनकी ईमेल अगर डिलीट भी हो जाती है तो जब तक बैकअप ना होना खत्म ना करो। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑप्शंस आपके पास होती है, डिफरेंट केसेस होते हैं। अगर आप एक स्टोर पे लगा देंगे तो फिर जो जो उस स्टोर में जिसका मेल बॉक्स बन रहा है उसको फैसिलिटी मिल जाएगी। जी सर, क्या मल्टीपल स्टोर रखने से एडवांटेज मिलता है कि मैक्सिमम लिमिट जो एक स्टोर की होती है जहाँ पे जाके 24/7 जैसे काम करना बंद कर देता है, तो दूसरा स्टोर जो है वो काम करता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी दोनों की कम्युनिटी को देखता है एक्सचेंज नहीं, अगर एक स्टोर की, अब तो मल्टीपल स्टोर है ना आपके पास, एक स्टोर अगर फुल हो गया तो वो डिस्काउंट होगा, बाकी स्टोर से कुछ नहीं होगा, सर्विस नहीं स्टॉप होगी। इस स्टोर में कौन से यूजर आ रहे हैं? जब आप यूजर बनाते हैं, देखिए अभी तक तो मैंने नहीं बताया ना, क्योंकि अभी तक एक स्टोर था, अब मेरे पास 2 स्टोर। अब मैं बनाता हूँ न्यू यूजर, नेम मैंने दे दिया, हाँ सर ये पॉसिबल है कि एक मिनट, एक सवाल का आंसर दें जी। नेक्स्ट करें, एलियस दे दें। अब नीचे देखें क्या स्पेसिफाई द मेल बॉक्स डेटाबेस रादर देन यूजिंग अ डेटाबेस ऑटोमेटिकली। आप इसे सेलेक्ट करेंगे और आप ब्राउज करेंगे तो 2 स्टोर आ जाएंगे। और इसकी वीडियो वाला
ये और है, अभी हमने मैनेज फोल्डर पॉलिसी पढ़ी है। सर इससे नहीं पॉसिबल है कि हम सर्वर में दूसरी टाइप का दूसरा स्टोर बना दें, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, और उसकी यूज अलग हो जाएगी। ये कर सकते हैं, डेटाबेस की लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। ले जी आज यहाँ तक है। नेक्स्ट हमने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है सुन लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोर की प्रॉपर्टीज में ये जितनी ऑप्शंस आ रही हैं सबसे पहले हम ये सारी करेंगे। नजर आ रही है? ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा, काफी लंबा है और उसके बाद फिर अगला काम होगा। आपसे मेरी मुलाकात कब हो रही है?